थिंक आवाज क्लियर होगी मेरी। स्टार्ट करते हैं। 3 डेज बूट कैंप, और इस बूट कैंप में हम आपको वेब डिजाइनिंग करियर के बारे में बताएंगे कि आप किस तरह से वेब डिजाइनिंग में अपना करियर बना सकते हो और किस तरीके से वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। 3 दिन का ये बूट कैंप रहेगा, 29, 30, 31 मार्च 2022, 7 बजे से 8:30 बजे तक। आगे चलते हैं। अल्टीमेट वेबसाइट लॉन्च बूट कैंप, आज डे 1 है। यू आर नॉट हेयर एक्सीडेंटली, बाई लक और बाई चांस। आप सब लोग यहाँ पर एक्सीडेंटली या किसी लक के या किसी बाई चांस से यहाँ पर नहीं हो। यहाँ आप किस लिए हो? कहीं ना कहीं आप सब लोगों ने आज के दिन के लिए, यानी आज के दिन को अट्रैक्ट किया है, और इसी रीजन से सब लोग यहाँ पर हैं। अट्रैक्ट कैसे किया है? कहीं ना कहीं सब लोग अपनी ग्रोथ को चाहते हैं। सब लोग चाहते हैं कि मैं प्रोग्रेस करूं, और जब अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोचते हैं तो ये गॉड, कुदरत, यूनिवर्स, जिसको भी तुम मानते हो, यूनिवर्स उस पर्सन से तुम्हें मिलाने में तुम्हारी हेल्प करती है। इसलिए तुम सब लोग यहाँ पर किसी बाई चांस या लक के कारण नहीं हो। तुमने यही मांगा था कि आज का सेशन कंडक्ट हो, और इसीलिए आज का सेशन कंडक्ट हो रहा है। आप सबके लिए थैंक यू कि आपने और गॉड ने मुझे आप सबको अपनी ग्रोथ के लिए सेलेक्ट किया है। आज का जो सेशन है वो आपकी जर्नी को मोनेटाइज करेगा, तुम्हें मोनेटाइज करेगा। बूट कैंप इज फॉर, ये बूट कैंप किन किन लोगों के लिए है? टेक और नॉन टेक स्टूडेंट्स के लिए, यानी टोटली स्टूडेंट्स के लिए है आज का ये बूट कैंप। वर्किंग प्रोफेशनल्स, ऐसे लोगों के लिए है जो वर्क कर रहे हैं। हाउसवाइफ, फ्रीलांसर्स और बिजनेस ओनर्स के लिए, यानी जो लोग वेबसाइट डिजाइनिंग के थ्रू अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स जो अपने बिजनेस के लिए खुद वेबसाइट बनाना चाहते हैं। फ्रीलांसर्स और बिजनेस ओनर्स। आगे चलते हैं। नेम एंड सिटी, चैट में डालेंगे आप सब लोग कहाँ कहाँ से हैं। जैसे मोहित, राजस्थान, जयपुर, उसी तरह से आप सब लोग कहाँ कहाँ से हैं चैट में डालेंगे। जब तक हम आगे चलते हैं। इस 3 दिन के बूट कैंप का पर्पज क्या है? तीनों दिन टोटली पर्पज हमारा यह रहेगा कि आप किस तरीके से एक एक्सपर्ट वेबसाइट डेवलपर बन सकते हो, चाहे आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो या नहीं हो। आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे आप कोडिंग जानते हो या नहीं जानते हो, और किस तरीके से आप अपनी इस स्किल को मोनेटाइज कर सकते हो। ये आज के और टोटली 3 डेज के बूट कैंप का अल्टीमेट पर्पज रहेगा। इन 3 दिनों में हम स्पेशली आज की बात करते हैं। सबका फुल अटेंशन यहाँ पर रहना चाहिए, क्योंकि अगर तुम मोबाइल में बिजी हो, तुम्हारा फुल अटेंशन यहाँ पर नहीं है, तो इस सेशन को अटेंड करने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? अब चैट पर लगे हुए हो, मोबाइल छेड़ रहे हो, और मोबाइल पे यूट्यूब चल रहा है, और इस सेशन से तुम्हें उसके बाद कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो इससे बेटर यह रहेगा कि आप लोग अभी इस मीटिंग को लीव कर दें, या फिर अपना फुल अटेंशन यहाँ पर दें और आज के सेशन से कुछ सीख कर जाएं। आगे चलते हैं हम।
कॉपी पेन लेके साथ में बैठना है, और यदि कोई नोटबुक और पेन लेके नहीं बैठा हुआ है तो अपनी नोटबुक और पेन ले सकता है, और जो कुछ मैं बता रहा हूँ उसे नोट करना है। इसे नोट करने के से ही आज का जो सेशन है उसका पर्पज सिद्ध होगा, कि जिस पर्पज से, जिस सीखने के पर्पज से आप सब लोग यहाँ पर आए हो, वह सीखने का पर्पज पूरा होगा, और यहाँ से मुझसे कुछ लेकर जाओगे, कुछ सीख कर जाओगे। इसलिए अपने नोटबुक पेन ले आए, यदि नहीं लेके आए हैं तो, और लेके आए हैं तो वेल एंड गुड। और प्रॉपर वे में नोट्स बनाने हैं, और खाली नोट्स बनाने ही नहीं है, और इम्प्लीमेंट भी करने हैं। हम स्टार्ट करते हैं टू फिशरमैन्स स्टोरी, यानी दो फिशरमैन की स्टोरी से। ये दो फिशरमैन हैं, ये दो मछली पकड़ने गए हुए हैं तालाब के किनारे। एक ये टोपी वाला और एक ये बिना टोपी वाला। दोनों ने अपना जाल डाला, और इस टोपी वाले ने आधे घंटे के अंदर अपना जाल वापस निकाल लिया, और 5-6 मछली उसमें फंसी। अपनी बकेट में डाला, ये बकेट रखी हुई है इसके पीछे, नीली बकेट, और ये रही बकेट उसकी। उसके बाद फिर से आधे घंटे अपना जाल डाला, आधे घंटे बाद फिर से बकेट निकाला, 5-6 मछली फंसी, बकेट में डाली, और फिर से इस तरह से उसके पास शाम तक लगभग 30-35 मछली इकट्ठी हो गई। और जबकि हम इसकी बात करें, ये जो बिना टोपी वाला है, इसने इस पूरे दिन के दौरान एक बार भी अपना बकेट उस नदी में से नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला इस नदी में से? क्या इस पर्सन के जाल में मछली नहीं फंसी, या कोई और रीजन हो सकता है? चैट में डालेंगे, फिर मैं क्लियर करता हूँ किसने अपने जाल में से, नदी में से अपना जाल क्यों नहीं निकाला। एक मिनट, बस एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आवाज क्लियर होगी मेरी? एक बार दोबारा बताता हूँ। इस टोपी वाले ने शाम तक 30-35 मछली अपनी बकेट में इकट्ठी कर ली, और जबकि अगर हम दूसरे पर्सन की बात करें तो इस पर्सन ने एक बार भी अपना जाल नदी में से नहीं निकाला। क्या इसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी होगी? रीजन क्लियर करता हूं। इसके जाल में मछली फंसी थी, लेकिन इस बिना टोपी वाले पर्सन ने एक भी मछली को अपनी बकेट में नहीं डाला। जब इससे रीजन पूछा गया कि मछली फंसने के बाद भी तुमने अपनी बकेट में क्यों नहीं डाला, तो इसने रीजन क्लियर किया कि ये जो बकेट लेके आया था, इसकी बकेट छोटी थी, और इसके जाल में जो मछली फंसी थी वो बड़ी बड़ी फंसी थी। अब यदि वो बड़ी मछली बाहर निकाल लेता तो इसके पास इतनी बड़ी बकेट ही नहीं थी, तो इस मछलियों को वो कहाँ पर रखता। इसलिए इस पर्सन ने, जो बिना टोपी वाला है, एक बार भी अपना जाल नदी से बाहर नहीं निकाला, और पूरे दिन में 1-2 मछली ही पकड़ पाया। तो इसलिए तुम्हें भी इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? तुम्हें भी, हम सब लोगों को अपनी बकेट को बड़ा रखना है, और बहुत कुछ सीखना है। तो इसलिए जो मैंने कहा है कि नोट्स बनाने हैं, तो नोट्स बनाकर प्रॉपर वे में यहाँ से कुछ सीख कर जाना है। हम आगे बढ़ते हैं। एरिक हैंडलर ने कहा है, मोस्ट
do not understand the wonderful opportunities life gives until they are looking back. हमें जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं उनको ग्रैब करना है, और इस लाइफ से हमें बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, और बाद में हमें पछताना पड़ता है कि वो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास दोबारा आए। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। जो अपॉर्चुनिटी जा चुकी हैं वो हमारे पास लौटकर नहीं आती। तो हमें जो भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं उनको ग्रैब करना है। इसलिए इस सेशन से कुछ सीख कर जाना है। आगे चलते हैं। अपने कैमरे ऑन रखने हैं। कैमरे ऑन रखने से हमारा आपस में इंटरेक्शन बना रहेगा और हमें एक दूसरे को समझने में इजी रहेगा। हम आगे चलते हैं और पार्टिसिपेट करना है। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, उसे हमें रिप्लाई करना है। जब तुम क्वेश्चंस का रिप्लाई करते हो तो सबसे पहले तो मैं समझ पाऊंगा कि हाँ तुम लोग यहाँ पर हो और यहाँ से सीख रहे हो। और दूसरा रीजन, जब पार्टिसिपेट करते हो तो ये जो कुछ भी तुम यहाँ पर लिख रहे हो, जो कुछ भी टाइप कर रहे हो, वो सीधा, और जो मैं बता रहा हूँ वो सबकॉन्शियस माइंड में फिट बैठता है और हमें समझने में इजी रहता है। और जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ वो तुम्हारे माइंड में बिल्कुल फिट बैठ जाएगा और कभी भूलने की कंडीशन नहीं आएगी। इसलिए हमें पार्टिसिपेट करते चलना है। साथ में तुम्हारी स्माइल भी लगने वाली है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखनी है, स्माइल रखनी है। क्वेश्चन आंसर सेशन हम लास्ट में लेंगे। जो कुछ भी क्वेश्चन होते हैं, तुम्हारे पास नोटबुक है, डायरी है, पेन है, उससे नोट करते चलें और लास्ट में जो भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम क्लियर कर लेंगे। इस सेशन को लास्ट तक अटेंड करना है क्योंकि इसकी कोई भी लाइव रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम वर्सेस ट्रेंडिंग स्किल। ये फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम क्या होता है? जो हम अब तक सीखते आ रहे हैं। स्कूल में हमने सीखा, यदि कॉलेज में है तो कॉलेज में हमने सीखा, तो ये कहलाता है फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। और ट्रेंडिंग स्किल, जो स्किल हमारी इस टाइम मार्केट में चल रही है, जिनसे हम मनी अर्न कर सकते हैं, जिनसे हम इनकम कर सकते हैं, ये कहलाती है हमारी ट्रेंडिंग स्किल। ठीक है, क्लियर होगा फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम और ट्रेंडिंग स्किल में क्या डिफरेंस है। आगे चलते हैं हम। फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम हमें कभी भी ट्रेंडिंग स्किल नहीं सिखाती। फॉर्मल एजुकेशन हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यदि हम फॉर्मल एजुकेशन नहीं लेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमारे लिए ट्रेंडिंग स्किल सीखना भी बहुत ही जरूरी है। और यदि हम ट्रेंडिंग स्किल्स नहीं सीखेंगे तो भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि हम फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम हमें केवल एम्प्लॉय बनाती है, हमें ऑनर नहीं बनाती। यदि हम ट्रेंडिंग स्किल्स की बात करें तो ट्रेंडिंग स्किल्स के थ्रू हम अपने बिजनेस का, अपनी लाइफ का ऑनर बन सकते हैं। तो इसलिए ट्रेंडिंग स्किल्स फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से ज्यादा कहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपलसरी है। आगे चलते हैं। फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम हमें ये सिखाती है कि हमें लर्न कैसे करना है, हमें याद कैसे करना है, हमें मार्क्स कैसे लाने हैं, हमें रट्टे कैसे मारने हैं। फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम हमें हमारी नॉलेज को यूज करना नहीं सिखाता। फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम हमें ये नहीं सिखाता कि हम इम्प्लीमेंट कैसे करें। हम सीख लें, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम कह रहा है कि हम सीख लें, लेते जाएं, रटते जाएं, रट्टे मारते जाएं, और ये नहीं बता रहा कि हम इसे इम्प्लीमेंट कैसे करें। आगे चलते हैं हम। कौन कौन अर्निंग करने को रेडी है? क्योंकि अभी मैंने बताया कि इस फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ हम जो ट्रेंडिंग स्किल सीख रहे हैं, ट्रेंडिंग स्किल से हम लर्निंग कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। तो कौन कौन अर्निंग करना चाहता है?
चैट में डालेंगे यस, जो जो अर्निंग करना चाहता है चैट में डालेंगे यस, स्क्रीन शो हो रही होगी। अच्छा, कोई अर्निंग नहीं करना चाहता? अर्निंग कौन कौन करना चाहता है? अब लर्निंग कौन कौन करना चाहता है? लर्निंग अर्निंग, लर्निंग अर्निंग, कौन कौन चाहता है करना लर्निंग अर्निंग? जो दोनों करना चाहता है वो बताना, लर्निंग और अर्निंग। हैंड रेज करेंगे, जो जो लर्निंग करना चाहता है हैंड रेज करेंगे। सभी अर्निंग लर्निंग करना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो ट्रेंडिंग स्किल की बात कर रहे हैं, इट्स नॉट इजी, ये इजी नहीं है। फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में हम रट्टे मार लेते हैं, रट लेते हैं और हमारा काम हो जाता है। मार्क्स ले आते हैं, 70% ले आए, 60% ले आए, जो भी ले आए हम पास हो जाते हैं। लेकिन हम ट्रेंडिंग स्किल की बात करें तो इट्स नॉट इजी। अब ये मैं क्या कह रहा हूँ कि इट्स नॉट इजी, और ना ही ये चिट फंड स्कीम है कोई, ना ही कोई ये रातों रात अमीर बनने की योजना है और वन डे स्कीम नहीं है। यानी इट्स नॉट इजी कि हम रातों रात इसको सीखें और सीखने के बाद में हमारे पास पैसे आने लग जाए, हमारे पास नोट बरसने लग जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। लेकिन यदि आप सीरियस हो तो इट्स वंडर। इससे हम अपनी लाइफ का, अपने बिजनेस का ऑनर भी बन सकते हैं। अभी हमने बात की थी फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम हमें एम्प्लॉय बनाता है, जबकि ट्रेंडिंग स्किल हमें ऑनर बनाती है। तो उसी तरीके से जब हम अपनी लाइफ का, अपने बिजनेस का ऑनर बन रहे हैं तो इट्स नॉट इजी। लेकिन यदि हम इसे सीरियस होकर अच्छे से सीखें, इम्प्लीमेंट करें, ना केवल सीखें इम्प्लीमेंट करें, तो ये हमारी लाइफ में एक वंडर बन सकती है। इसके लिए हमें एक प्लान क्रिएट करने की जरूरत पड़ने वाली है कि हम किस तरीके से अपनी वेब डिजाइनिंग इन जर्नी के लिए, जिसमें हम ट्रेंडिंग स्किल लेने जा रहे हैं, एक प्लान क्रिएट कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं, इसके स्टैटिक्स की बात करते हैं। वेब डिजाइनिंग इंडस्ट्री है, लगभग 1.58 बिलियन एक्टिव वेबसाइट्स हैं इस दुनिया में। आगे हम चलते हैं, लगभग 4.45 बिलियन इंटरनेट यूजर्स वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हैं, यानी जो इंटरनेट को यूज में लेते हैं, जो वेबसाइट को यूज में लेते हैं। और प्रत्येक 3 में से 2 लोग ऐसे हैं जो ऐसी वेबसाइट्स को पढ़ना पसंद करते हैं जिनकी डिजाइन अच्छे तरीके से डिजाइन की गई है, यानी अट्रैक्टिव लुक वाली वेबसाइट को देखना, पढ़ना, उसके कंटेंट को पढ़ना पसंद करते हैं। कितने? 3 में से 2 लोग। आगे चलते हैं, 90% लोग ऐसे हैं जो मल्टीपल स्क्रीन्स पर वर्क करते हैं। एक वेबसाइट ओपन करी, अच्छी नहीं लगी, दूसरी करी, फिर तीसरी करी, वापस वो आ गए, यानी मल्टीपल स्क्रीन पर वर्क कर रहे हैं। जिसमें से 70% इंटरनेट ट्रैफिक हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस पर आता है। मोबाइल डिवाइसेस पर आता है मतलब 70% लोग ऐसे हैं जो मोबाइल पर इंटरनेट का यूज करते हैं, मोबाइल से इंटरनेट चलाते हैं। एक मिनट, 70% लोग मोबाइल से इंटरनेट चलाते हैं, यानी हमारी वेबसाइट का मोबाइल पर अच्छे तरीके से ब्यूटीफुली डिजाइन्ड कंटेंट, ठीक है, अच्छे से ओपन होना कंपलसरी है। यदि हमारी, हम अपना ही एग्जांपल लेते हैं, हम मोबाइल पर कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं और हमें वो अच्छी नहीं लग रही, उसका कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा, उसकी डिजाइन अच्छी नहीं लग रही, तो शायद हम दूसरी वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। आगे चलते हैं, लगभग 75%
हमारी वेबसाइट की क्रेडिटेबिलिटी बढ़ती है हमारी डिजाइन से। यदि हमारी डिजाइन अच्छी है तो 75% लोग हमारी वेबसाइट पर आना पसंद करेंगे। कंटेंट तो बात की बात है कि हमने क्या लिखा है। तो ऑल ओवर हम बात करें तो हमारी वेबसाइट का कंटेंट से ज्यादा ब्यूटीफुली डिजाइन होना इंपॉर्टेंस रखता है। आगे चलते हैं हम। ये वेबसाइट होती क्या है, हमें वेबसाइट की जरूरत क्यों पड़ती है। हमें वेबसाइट की जरूरत क्यों पड़ती है, कौन बताएगा। हाँ, हैंड रेज करेंगे जो बताएगा। हमें वेबसाइट की जरूरत क्यों पड़ती है और ये वेबसाइट होती क्या है, लोग क्यों बनाते हैं वेबसाइट को। हाँ, अनम्यूट किया है, बोलो। सर जैसे हम किसी को नॉलेज दे सकें, उसमें डाटा डाल के किसी के बारे में जानकारी दे सकें। बिल्कुल, वेबसाइट होती है जिस पर हमारे बारे में, हमारी कंपनी के बारे में, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रहती है। हमें इस वेबसाइट की क्यों जरूरत पड़ने वाली है, हमें वेबसाइट बनाना क्यों जरूरी है और हमारे बिजनेस में हमारी वेबसाइट क्या रोल प्ले करती है। हमारी वेबसाइट जो है एक तरह से हमारी शॉप है, हमारी दुकान है। हमारी दुकान में जो भी प्रोडक्ट हैं वो सारा प्रोडक्ट हम अपनी वेबसाइट में रख सकते हैं। हमारी शॉप रात को बंद हो जाएगी लेकिन हमारी वेबसाइट रात को भी चलती रहेगी। लोग रात को भी हमारी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। हमें मॉर्निंग में जाके दुकान खोलनी पड़ेगी जब हमारा सामान सेल होगा, जब हमारा, लेकिन हमारी वेबसाइट जब 24/7 चल रही है तो हमारे सामान को सेल होने में दिन क्या और रात क्या, जो भी यूजर जिस टाइम हमारे प्रोडक्ट को परचेज करना चाहता है परचेज कर सकता है। एक तरह से डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, हम इसे लेते हैं यदि हमें अपने प्रोडक्ट की पर ब्रांडिंग करनी है, लोगों को बताना है, तो हमें ट्रेडिशनल वे में अगर हम चलें तो ट्रेडिशनल वे में क्या होगा, हमें न्यूज़पेपर में ऐड देना पड़ेगा, टीवी में ऐड देना पड़ेगा, पंपलेट बांटने पड़ेंगे, होर्डिंग्स लगानी पड़ेंगी और काफी सारा एक्सपेंसेज आने वाला है। जबकि हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग में हम कम एक्सपेंसेज में, कम खर्चे में अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में लोगों को बता सकते हैं, यानी कम खर्चे में, बजाय ट्रेडिशनल मीडिया के, यानी जो हम पंपलेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनकी तुलना में। ये 24/7 वर्क्स करती है, इसके बारे में हमने पढ़ा। और ये हमारे प्रोडक्ट के बारे में ना केवल बताती है बल्कि कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट परचेज करने में काफी हेल्पफुल भी रहती है। आज हम हो चाहे कोई और हो, अमेजन, फ्लिपकार्ट और भी काफी सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जिनसे प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो इन वेबसाइट्स को कौन बनाता है, आप और हम, जो बनाना जानता है। कंपनीज की अलग अलग वेबसाइट रहती हैं। कंपनीज की वेबसाइट में कंपनी का डाटा रहता है जिसके बारे में यदि कोई पर्सन, यदि कोई यूजर सर्च करना चाहे, देखना चाहे कि ये कंपनी में है क्या, तो उसकी वेबसाइट से जाकर देख सकता है। अब हम मान लो जयपुर में बैठे हैं और कंपनी दिल्ली में है, तो हमें उस कंपनी के बारे में देखने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, या फिर अगर वेबसाइट है हमारी कंपनी की तो हम उस वेबसाइट पर जाकर उस कंपनी के बारे में सर्च कर सकते हैं। तो इन रीजन से हमारे लिए वेबसाइट बनाना कंपलसरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है। और इसके अलावा यदि हम
इनकम जनरेट करना चाहते हैं। तो इनकम जनरेट करने के लिए भी वेबसाइट का होना कंपलसरी है। इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं? फ्रीलांसिंग के थ्रू, ब्लॉगिंग के थ्रू और एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। और जो भी इनकम जनरेट करने के वेज हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम आगे चलते हैं। ये वेबसाइट बनाने के लिए हमें किस नॉलेज की जरूरत पड़ती है? हम ऐसा क्या सीखें कि हम वेबसाइट बना सकें? हिंदी, इंग्लिश या कुछ और, कोई कोडिंग नॉलेज, कोई लैंग्वेज, हम ऐसा क्या सीखना है कि हमें वेबसाइट इजीली बन जाए? HTML, CSS, JS, SQL, PHP, यानी ऑल ओवर इनकी बात करें तो इन्हें हम बोलते हैं कोडिंग। इन कोडिंग लैंग्वेजेस को सीखने के बाद हम वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इन कोडिंग लैंग्वेजेस को सीखने में कितना टाइम जाने वाला है, कितनी मेहनत जाने वाली है, उसके बाद हम सीख लिए हमने एक वेबसाइट को क्रिएट करने में कितना टाइम लगने वाला है, और उसको एडिट करने में यदि उसमें कोई मॉडिफिकेशन होना है, उस मॉडिफिकेशन में एडिट करने में कितना टाइम जाने वाला है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूं। हम आगे चलते हैं। वेबसाइट डिजाइन करने में क्या क्या चीज लगने वाली है, इन हम कोडिंग लैंग्वेजेस के बारे में तो बात करेंगे ही, इसके अलावा हमें क्या चाहिए जिससे हम वेबसाइट क्रिएट कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं वेबसाइट क्रिएट करने वाला होता कौन है, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी पोजीशन क्या होती है। एक होता है वेब डिजाइनर, जो वेबसाइट को डिजाइन करता है, लेकिन इसमें भी हमारे पास अलग अलग पोजीशन रहती है, जिसमें हम वेब डिजाइनर के अलावा वेब डेवलपर भी कहते हैं। ठीक है, एक हो गया वेब डिजाइनर, इसके अलावा वेब डेवलपर। वेब डेवलपर में भी काफी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वेब डिजाइनर की, कि ये वेब डिजाइनर होता कौन है और इस वेब डिजाइनर का वेबसाइट क्रिएट करने में क्या रोल है। जो वेबसाइट को डिजाइन करता है वो कहलाता है वेब डिजाइनर। डिजाइन करता है यानी उसका कलर देखता है, कौन सा कलर अच्छा लगेगा, कौन सी स्टाइल अच्छी लगेगी, इमेजेस कौन सी डालनी चाहिए, हमारी वेबसाइट का टेक्स्ट क्या होना चाहिए, टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए। ये सब चीजें क्यों? क्योंकि अभी हमने बात करी कि लगभग 75% ऑडियंस, 75% यूजर अट्रैक्टिव वेबसाइट्स को ही ओपन करते हैं, उस पर ही रहते हैं, तो इसलिए इन सब चीजों का होना कंपलसरी है। तो ये वेबसाइट वेब डिजाइनर रोल प्ले करता है, डिजाइन को देखता है कि हमारी वेबसाइट की डिजाइन अट्रैक्टिव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ये कैसे करता है? वेब डिजाइनिंग यानी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू। कौन कौन से डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर? फोटोशॉप, इलस्ट्रेशन, कैनवा। ठीक है, इसके अलावा भी काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू एक वेब डिजाइनर अपनी डिजाइन बना सकता है। क्या ये सारे सॉफ्टवेयर आने चाहिए? नहीं, केवल एक सॉफ्टवेयर एनफ है जिसमें एक वेब डिजाइनर अपनी डिजाइन क्रिएट कर सके। सारे आना कोई कंपलसरी नहीं है। हम आगे बात करते हैं। ये तो हो गया वेब डिजाइनर का रोल, कि एक वेब डिजाइनर क्या कर रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं वेब डेवलपर। वेब डेवलपर को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है फ्रंट एंड डेवलपर, एक होता है बैक एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर क्या करता है? एक वेब डिजाइनर ने डिजाइन बनाई, मान लो कैनवा पे बनाई या फोटोशॉप पे बनाई, जो सॉफ्टवेयर नॉलेज वो रखता है उस पर उसने बना ली, और बनाने के बाद में
एक फ्रंट एंड डेवलपर को वो डिजाइन आगे पास करती है। अब ये हम डिजाइन है फ्रंट एंड डेवलपर के पास आ चुकी है। कहाँ पे आ गई है? फ्रंट एंड डेवलपर के पास। ठीक है, सबका अलग अलग रोल है, इसे अच्छे से समझना। डिजाइन फ्रंट एंड डेवलपर के पास आ गई। फ्रंट एंड डेवलपर क्या करेगा? फ्रंट एंड डेवलपर को नॉलेज होगी इन 3 कोडिंग लैंग्वेजेज की। कौन कौन सी? HTML, CSS और तीसरी जावास्क्रिप्ट। ठीक है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इन तीनों के थ्रू फ्रंट एंड डेवलपर अपनी डिजाइन तैयार करेगा, उसका स्ट्रक्चर तैयार करेगा, कोडिंग तैयार करेगा। फ्रंट एंड डेवलपर ने उसकी कोडिंग तैयार कर दी। कोडिंग तैयार करने के बाद उस कोडिंग को बैक एंड डेवलपर को सेंड कर देगा। ठीक है, वेब डिजाइनर के पास गया हमारा प्रोजेक्ट, उसके बाद वेब फ्रंट एंड डेवलपर के पास गया और फ्रंट एंड डेवलपर ने अपना वर्क करके ये डिजाइन पहुंच गई है बैक एंड डेवलपर के पास। बैक एंड डेवलपर क्या नॉलेज रखता है? MySQL, SQL और PHP, यानी डाटाबेस की और सर्वर साइड प्रोग्रामिंग की। डाटाबेस मतलब, इसे हम एग्जांपल से समझते हैं कि ये डाटाबेस और सर्वर साइड होता क्या है। कोई एग्जाम फॉर्म है, यूजर ने एग्जाम फॉर्म भरा। एग्जाम फॉर्म भरने के बाद यूजर का जो डाटा है वो कहां पर जाएगा, और ये जो फॉर्म है सबमिट होने के बाद में कहां पर सबमिट होने वाला है। यदि दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यदि हम किसी चीज को लॉगिन कर रहे हैं, जैसे हमने जीमेल को लॉगिन किया, तो लॉगिन करने के बाद आगे क्या होने वाला है, ये सारी चीजें तय करता है बैकएंड डेवलपर। ठीक है, यानी फ्रंट एंड डेवलपर की जो कोडिंग है उसमें जान डालने का काम करता है बैकएंड डेवलपर। इस तरह से हमारी कोई भी वेबसाइट कंप्लीट होती है। वेब डिजाइनर के पास जाने के बाद, फ्रंट एंड डेवलपर के जाने के पास और बैक एंड डेवलपर के पास जाने पर लास्ट में हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो गई। तो इस प्रोसेस के थ्रू हमारी वेबसाइट बन के जा रही है। अब यहाँ पे है फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है? जो ये सारी नॉलेज रखता है, डिजाइन करेगा, कोडिंग करेगा और डाटाबेस, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग उसमें जान डालेगा। यानी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी काम हैं ये सारा काम करेगा फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा? यदि क्लियर है तो चैट में डालेंगे CLR। यदि यहाँ तक क्लियर है तो चैट में डालेंगे CLR। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है, फुल स्टैक डेवलपर होता है जो डिजाइन तैयार करने से लेकर फ्रंट एंड डेवलपर का भी काम करता है, यानी कोडिंग भी तैयार करता है HTML CSS की हेल्प से। इसके अलावा लॉगिन करने का काम, फॉर्म को सबमिट कराने का काम, ये सारा काम यानी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं फुल स्टैक डेवलपर पे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कितना सारा काम करना पड़ रहा है और जब जाकर एक वेबसाइट तैयार हो रही है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। वेब डिजाइनिंग रिक्वायरमेंट्स, यानी वेब डिजाइनिंग हम कर रहे हैं। वेब डिजाइनिंग में हमने बात करी थी स्टाइल की, साइज क्या रहना है, कौन सा लुक अच्छा लगेगा, इन सब चीजों की। इस सब के लिए हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा, यानी हम अगर दूसरे वे में लें तो इन सब के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम कलर्स की बात करें तो रेड, ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज, पिंक, येलो, ग्रीन, इन सब का कलर कॉम्बिनेशन बिठाकर
यानी रेड की बात करें तो पावर, एनर्जी, स्ट्रेंथ, करेज, इन सब का ये फॉलो करता है। यदि हम ब्लैक की बात करें तो स्ट्रेंथ को फॉलो करता है। तो यानी वेबसाइट किस टाइप की हम बना रहे हैं, उसी टाइप की वेबसाइट के बेस पर एक वेब डिजाइनर कलर कॉम्बिनेशन को चूज करता है। आगे चलते हैं हम। और क्या करता है वेब डिजाइनर? कलर कॉम्बिनेशन चूज कर लिया वेबसाइट के टाइप के आधार पर। ट्रेंड्स, क्या ट्रेंड चल रहा है इस टाइम, कौन सा ट्रेंड मार्केट में है, उसी ट्रेंड के बेस पर वेबसाइट की डिजाइन तय करता है एक वेब डिजाइनर। आगे चलते हैं हम। विजुअल कंटेंट, यानी फॉन्ट, इमेजेस, आइकन्स, टेक्स्ट कैसा रहने वाला है, उसका कलर क्या रहने वाला है, साइज कितना रहने वाला है, कौन सा साइज छोटा रहने वाला है, बड़ा रहने वाला है, ये सब चीजें सेट करेगा वेब डिजाइनर। और सॉफ्टवेयर के बारे में हमने बात करी थी कि फोटोशॉप, इलस्ट्रेशन, ड्रीम वीवर, पेन पेपर, ठीक है, और या फिर कैनवा। पेन पेपर मतलब कॉपी पे हाथ से भी वो बना सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि किसी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर का यूज करे। लेकिन अगर मॉडर्न वे में बात करी जाए तो पेन पेपर वाला तरीका पुराना हो चुका है। पहले पेन पेपर पर ही डिजाइन तैयार करके आगे फॉरवर्ड की जाती थी। अब हम बात करते हैं वेबसाइट के प्लेटफॉर्म की। ठीक है, वेबसाइट का प्लेटफॉर्म मतलब वेब डिजाइनिंग ने डिजाइनर ने डिजाइन बना के दे दी, तैयार हो गई डिजाइन। अब वेब फ्रंट एंड डेवलपर के पास हमारी डिजाइन पहुंच गई। फ्रंट एंड डेवलपर के पास डिजाइन पहुंचने के बाद वो कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करेगा कि वेबसाइट क्रिएट की जा सके? नोटपैड। ठीक है, नोटपैड पर अपने HTML और CSS की कोडिंग बना के दी, और कोडिंग बनाने के बाद में आगे बैकएंड डेवलपर वर्क करेगा। कितनी लेंथी प्रोसेस है, ठीक है, यानी काफी सारा टाइम जाने वाला है, काफी मेहनत लगने वाली है। पहले प्रोजेक्ट जाएगा डिजाइनर के पास, आगे जाएगा फिर बैकएंड डेवलपर के पास जाएगा, और काफी टाइम जाने वाला है इसमें। तो इस सब के बचने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस इंटरनेट की दुनिया में यूज में ली जाने लगी है पिछले कुछ सालों से, और उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का नाम है नो कोड। ठीक है, नो कोड टेक्नोलॉजी। नो कोड टेक्नोलॉजी मतलब जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कोडिंग नहीं होने वाली, ना तो किसी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर का यूज होने वाला है, ना नोटपैड का यूज होने वाला है, ना ही HTML का यूज होने वाला है, और ना ही CSS, जावास्क्रिप्ट, किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होने वाला। और केवल एक टेक्नोलॉजी का यूज होने वाला है, नो कोड टेक्नोलॉजी। इस नो कोड टेक्नोलॉजी को हम क्यों यूज में लेते हैं, और नो कोड टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं? ठीक है, अब हम इन चीजों के बारे में देखते हैं। नो कोड टेक्नोलॉजी, ये सारी टेक्नोलॉजी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP और भी लेटेस्ट आने वाली हैं या रेगुलर आ रही हैं। सीखने में 2-3 साल हमें लगने वाले हैं, कम से कम 2 साल। और किसी एक वेबसाइट को इन टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाने में कम से कम 1 महीने से लेके 2 महीने तक जाने वाला है। और किसी वेबसाइट में कोई मॉडिफिकेशन करना हो तो हमें उसकी कमी ढूंढने में ये 2-4 दिन लगने वाले हैं। तो काफी सीखने के साथ साथ इस वेबसाइट को क्रिएट करने में भी काफी टाइम जाने वाला है। मैं एक वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ। एक मिनट। ये है इसकी कोडिंग। मैं इसे बड़ा कर देता हूँ साइज, ठीक है, अच्छे से शो रही होगी अब ये देखो, ये है केवल एक पेज की कोडिंग।
जो मैंने एक पेज ओपन किया है, ठीक है, ये पहला पेज बस। ठीक है, अब इसे बनाने में कितना टाइम लगने वाला है, ये एक पेज है, और अगर पूरी वेबसाइट ऐसी बनाए तो कितने दिन लगने वाले हैं इसे बनाने में? 15-20 दिन में बन जाएगी कि नहीं बनेगी? एक बार चैट में डालेंगे, इसे बनाने में ये एक पेज है, कितने दिन लगने वाले हैं यदि हम HTML CSS ये सब चीजें सीख जाए तो? ठीक है, हमने मान लो HTML CSS काफी अच्छे तरीके से आती है, हमें केवल डिजाइन तैयार करनी है। मैं इस चैट को ओपन कर देता हूँ एक बार, ठीक है, हाँ ये चैट मैंने ओपन कर दी है। इस एक पेज को बनाने में कोई कह रहा है 1 महीना, 1 साल, 10 साल, ठीक है, यानी 10 साल तो नहीं लगेंगे, ठीक है, काफी टाइम, लेकिन काफी टाइम लगने वाला है, ठीक है, इस एक पेज को बनाने में। और ये 5-6 दिन में भी तैयार नहीं होने वाला, ये 5-6 दिन इतना नहीं है, कम से कम इसको तैयार करने में 1 महीना लगने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, और इस तरह की यदि पूरी वेबसाइट बनाने पड़े तो, और हमारे पास इस तरह 5 क्लाइंट आ जाएं एक साथ कि हमें वेबसाइट बना के दे दो, तो हम कैसे हैंडल करेंगे इसे? हमारे पास 5 क्लाइंट आ गए कि हमें वेबसाइट बना के दे दो, और एक ही वेबसाइट को बनाने में महीना भर लगेगा, तो 5 महीना, और हम कितनी मेहनत करेंगे कि हमारे 5 वेबसाइट हमें 1 महीने में बन जाए? क्या हम दिन रात लगे रहेंगे, या 5 महीने देंगे और जब तक क्लाइंट चला जाएगा किसी दूसरे के पास? ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। इसी रीजन से नो कोड टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। अब हम नो कोड प्लेटफॉर्म की बात करें तो विक्स, शॉपिफाई, मैग्नेटो और वर्डप्रेस, ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जो हमें बिना कोडिंग के वेबसाइट बनाने की परमिशन देते हैं। ठीक है, बिना कोडिंग के का मतलब क्या है? क्या उनमें कोडिंग नहीं होती? क्या उनमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट इन सब का यूज नहीं होता? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। उनमें जावास्क्रिप्ट का भी यूज होता है, CSS का भी यूज होता है, PHP का भी यूज होता है, MySQL डाटाबेस, इन सब का यूज होता है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म, इनमें से हम किसी भी प्लेटफॉर्म की बात कर लें तो ये सारी चीजें इस हमारे प्लेटफॉर्म में इनबिल्ट रहती हैं, यानी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाने वाली है। अब आगे हम चलते हैं, इसमें से नो कोड प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं और किस किस काम आते हैं? यदि हम मैग्नेटो और शॉपिफाई की बात करें, तो ये प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स वेबसाइट में काम आते हैं। मैग्नेटो ई कॉमर्स वेबसाइट, इसके अलावा यदि हम विक्स की बात करें और वर्डप्रेस की बात करें, तो ये दोनों प्लेटफॉर्म ऑल काम आते हैं। इससे हम सभी तरह की वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अब इसमें से हम कौन से प्लेटफॉर्म का यूज करने वाले हैं और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा? वर्डप्रेस, ठीक है, हम वर्डप्रेस का यूज करने वाले हैं और ये बेस्ट प्लेटफॉर्म रहने वाला है। क्यों हमने इसी प्लेटफॉर्म को क्यों चुना? हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर वेबसाइट बना सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, जिस प्लेटफॉर्म पे बनाना चाहें बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम वर्डप्रेस की बात करें और साथ में नो कोड को मिला दें, यानी नो कोड प्लस उसमें भी वर्डप्रेस की बात करने वाले हैं हम, तो हमें थीम्स, टेम्पलेट्स और प्लगइन्स मिलते हैं जो कि काफी अट्रैक्टिव रहते हैं। अब ये थीम्स, प्लगइन्स, ये सब होता क्या है? जिस तरह से हम मोबाइल की बात करते हैं, तो मोबाइल में हमारे पास ऐप रहते हैं, हम व्हाट्सएप का यूज करते हैं, फेसबुक का यूज करते हैं और काफी सारे ऐप्स का यूज करते हैं।
कंप्यूटर लैंग्वेज में, नो कोड टेक्नोलॉजी में इसे प्लगइन्स के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से थीम्स, मोबाइल में थीम रहती है, वॉलपेपर रहते हैं, इन्हीं को हम टेम्पलेट्स के नाम से जानते हैं नो कोड टेक्नोलॉजी में। ठीक है, और ये सारी चीजें हमें अट्रैक्टिव डिजाइन्स, रेडी डिजाइन्स, मतलब हमें डिजाइन नहीं बनानी, वेब डिजाइनर का काम नहीं करना। ठीक है, हमारे पास वर्डप्रेस में सारी डिजाइन अवेलेबल है और काफी अच्छी अच्छी डिजाइन्स अवेलेबल हैं जिनको हम यूज में ले सकते हैं। तो हमारा वेब डिजाइनर का काम बच गया। ठीक है, एक काम हो गया हमारा कंप्लीट। वर्डप्रेस को यूज में लेने से डिजाइन मिल रही हैं, प्लगइन्स मिल रहे हैं यानी एप्स मिल रहे हैं, टेम्पलेट्स मिल रहे हैं और बिल्कुल रेडी और अट्रैक्टिव डिजाइन्स मिल रही हैं जो कि ट्रेंडिंग में है, जो कि हमने ट्रेंडिंग की बात की थी। आगे हम चलते हैं तो हमें करना क्या है, केवल इन डिजाइन्स पे ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी का यूज करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप यानी एडिट करना है, सुधार करना है, मॉडिफाई करना है। ठीक है, इस कोडिंग को यूज में नहीं लेना, और जब कोडिंग को यूज में नहीं लेना तो हमारे लिए वेबसाइट क्रिएट करना इजी हो जाएगा, हमारे लिए सॉरी वेबसाइट कस्टमाइज करना इजी हो जाएगा, हमें टाइम कम लगेगा और वेबसाइट को क्रिएट करने में भी टाइम कम लगेगा, सीखने में टाइम कम लगेगा, वेबसाइट को क्रिएट करने में भी टाइम कम लगेगा, और इजी एसईओ करने में भी टाइम कम लगेगा। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके थ्रू हमारी वेबसाइट गूगल पर सर्च में आती है। जब हम गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं तो हमें जो उसका रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट गूगल का नहीं होता, वो रिजल्ट तुम्हारा और हमारा है, हम जैसे लोगों का है, जो कि हमने गूगल को सबमिट किया हुआ है, गूगल को दिया हुआ है कि यदि कोई यूजर इसके बारे में सर्च करे तो गूगल का काम केवल इतना है कि हम लोगों की तय की गई, हम लोगों की बनाई गई, हम वेबसाइट्स में से, ब्लॉग में से उसका जो एक्यूरेट आंसर है, उसका जो यूजर पूछना चाह रहा है, निकालकर यूजर को दे दें। और गूगल किसके रिजल्ट को देगा, किसकी वेबसाइट को देगा यूजर को, जो अट्रैक्टिव होगी, डिजाइन अच्छी होगी, कंटेंट अच्छा होगा, जिसमें अच्छा मटेरियल लिखा होगा और जो एसईओ अच्छी तरह से की होगी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, हम आगे चलते हैं। इन सब के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हम वर्डप्रेस का यूज क्यों करने वाले हैं। ठीक है, अभी हमने बात की थी कि ये सारी चीजें फ्रंट एंड डेवलपर एंड बैक एंड डेवलपर इनबिल्ट आने वाली है, हमें इन सबको सीखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। यानी हमारा डिजाइनर का काम बचा, फ्रंट एंड डेवलपर का काम बच गया, बैक एंड डेवलपर का काम बच गया, और हम कौन बन गए, अब फुल स्टैक डेवलपर। यानी हम स्टार्टिंग से लेके सारा काम कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, उसको लाइव कर रहे हैं, डाटाबेस तैयार कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। तो हम फुल स्टैक डेवलपर की कैटेगरी में आ चुके हैं। अब आगे चलते हैं। इसका मार्केट साइज क्या रहने वाला है, यानी नो कोड टेक्नोलॉजी का। यदि हम 2027 की बात करें तो 2027 में लगभग 130 यूएस बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री होने वाली है, नो कोड इंडस्ट्री। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि इन सब लैंग्वेजेस को सीखने में हम इतना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, हम वेबसाइट बनाने में इतना टाइम लगाएं, उसको मॉडिफाई करने में, एडिट करने में इतना टाइम लगाएं, कोई भी नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि हम जल्दी जल्दी वेबसाइट बनाएं और हमारी इनकम हो। ठीक है, तो इसलिए इस लो कोड और नो कोड इंडस्ट्री का मार्केट साइज इंक्रीज होता चला जा रहा है ईयर बाय ईयर। आगे चलते हैं, और अब इस वेबसाइट इंडस्ट्री के मार्केट की और बात करें तो मार्केट्स एंड मार्केट्स ने अप्रैल 2020 में कहा था कि वेबसाइट इंडस्ट्री
2025 तक 45.5 यूएस बिलियन डॉलर की होने वाली है। ठीक है, 2025 तक 45.5 यूएस बिलियन डॉलर, यानी कितना इनकम जनरेट करके देने वाली है, किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए। 2026 में इसकी एक्सपेक्टेशन होगी जो पहुंचेगी ये इंडस्ट्री 46.4 बिलियन डॉलर। किसने कहा? ये केबीवी रिसर्च ने जून 2020 में। उसके बाद रिसर्च एंड मार्केट्स की बात करें तो इसने अपने स्टैटिक्स दिए हैं नवंबर 2020 में। अपना अंदाजा लगाया है कि ये रेवेन्यू जनरेट करेगी 2030 तक 187 बिलियन डॉलर। आगे हम बात करें तो मार्च 2021 में मार्केट रिसर्च ने कहा है ये इंडस्ट्री 65.15 यूएस बिलियन डॉलर पहुंच जाएगी इस 2027 तक। और उसके बाद इसके ही स्टेटमेंट को अप्रैल 2021 में चेंज करके कहा गया कि ये इंडस्ट्री 2027 तक 65.5 की जगह पे 125.8 यूएस बिलियन डॉलर पहुंच जाएगी। ठीक है, अगर हम इसे राउंड फिगर में ले लें, 65 ही ले लें कि 65 यूएस बिलियन डॉलर की है, और यदि इसमें से हमें कुछ सीटें मिल जाएं तो हम कहां से कहां जाने वाले हैं। ठीक है, ये है इंडस्ट्री की स्टैटिक्स। यदि हम वेबसाइट डिजाइन करते हैं अपने लिए, कस्टमर के लिए, तो हम कहां पहुंचने वाले हैं। आगे हम बात करते हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री। ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है ये जाने वाली है 2024 तक 99 यूएस बिलियन डॉलर। ठीक है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री यानी अमेजन और फ्लिपकार्ट, काफी सारी ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, और ये हमें दिख भी रहा है। ये केवल आंकड़े ही नहीं है, ये हम सब लोग आज शॉपिंग कर रहे हैं बजाय मार्केट में जाने के। इन वेबसाइट से ज्यादा शॉपिंग, ज्यादा से ज्यादा परचेजिंग हम करते हैं। ठीक है, ये स्टैटिक्स किसने दिए? ये डाटा किसने दिया है? IBEF.org ने। ठीक है, IBEF क्या है? ये इंडस्ट्री है जो जितनी भी इंडस्ट्री मार्केट में चल रही है इन सबके फैक्ट्स के बारे में बताती है। इस वेबसाइट को भले नोट कर लेना और इसमें सर्च करना IBEF.org। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये तो हो गई स्टैटिक्स की बात कि हम कहां से कहां पहुंचने वाले हैं यदि हम नॉलेज रखते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग की। नवभारत टाइम्स ने कहा है वेब डिजाइनिंग में करियर के खूब मौके। आगे चलते हैं। यदि हम एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं, ठीक है, मैं इसे और बड़ा थोड़ा सा कर देता हूं, तो ये किसी पर्सन ने वेबसाइट बना के दे रहा है 780 रुपए में। ठीक है, ये बाहर से हमें 780 रुपए दिखाई दे रहे हैं, अंदर जाके ठीक है 780 रुपए जाने कितने 780 में बदलने वाले हैं। ठीक है, और कितनी देर में दे रहा है? ये 30 मिनट में। ठीक है, नो कोड टेक्नोलॉजी का यूज करके, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है वर्डप्रेस साइट, इसका यूज करके आधे घंटे के अंदर वेबसाइट बना के दे रहा है 780 रुपए में। आगे हम चलते हैं 3500 रुपए में, यानी लोग वेबसाइट से लेकर 15 हजार 20 हजार रुपए की वेबसाइट हम लोग बना के दे सकते हैं। ये किस पर डिपेंड करता है? हमारी एक रात की मेहनत पे नहीं, इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा, इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा कि वेबसाइट किस तरह से बनाते हैं, हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये रातों रात नहीं होने वाला। आगे हम चलते हैं। This 32-year-old entrepreneur makes over 80K डॉलर, 80,000 डॉलर एक मंथ में ब्लॉगिंग से कमाए। यानी ब्लॉग वेबसाइट बनाकर इस 32 साल के एंटरप्रेन्योर ने 80,000 डॉलर एक महीने में कमाए। ठीक है, 80,000 डॉलर
ठीक है, रुपीज भी नहीं, डॉलर। आगे चलते हैं। इस 28 साल के कपल ने अपनी जॉब छोड़ दी और 1 साल में घर बैठ के ये कमा रहा है $1,00,000। किसके थ्रू? इसी वेबसाइट के थ्रू, ब्लॉग वेबसाइट के थ्रू और वेबसाइट से होने वाले अर्निंग के थ्रू। ठीक है, हम काफी तरह से वेबसाइट से अर्निंग कर सकते हैं, जिसके बारे में भी हम आगे सीखेंगे। आगे चलते हैं। हमने वेब डिजाइनिंग इंडस्ट्री को ही ट्रेंडिंग स्किल के रूप में क्यों चुना? मार्केट साइज हम देख चुके हैं कि वेब डिजाइनिंग इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ जा रही है। आज हम सबको वेबसाइट बनाने की जरूरत पड़ने वाली है, चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, सबको वेबसाइट की जरूरत पड़ने वाली है। ये इंडस्ट्री हमेशा डिमांड में रहने वाली है। एक ग्लोबल स्किल है और हम हाई पेइंग स्किल के बारे में भी हम देख चुके हैं कि लोग इसमें डॉलर्स में अर्निंग कर रहे हैं, और भी हम आगे इसके बारे में देखेंगे और बात भी करेंगे कि हम किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हम घर से बैठ के काम कर सकते हैं, कहीं भी बैठ के काम कर सकते हैं। हमें कोई ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। अपने कंफर्टेबल टाइम के अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं, दिन में, रात में, जब भी हमें कंफर्ट लगता है कि हम काम कर सकते हैं। ऑफिस टाइम में हमें फिक्स टाइम पे ऑफिस जाना पड़ेगा, वापस भी आना पड़ेगा, बॉस की भी सुननी पड़ेगी। यहाँ पर प्रोजेक्ट है हमारे पास, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके हमें देना है। आगे चलते हैं। ग्रोथ ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, यानी इसमें ग्रोथ आगे होने वाली है। ठीक है, यदि हम किसी ऑफिस की बात करें तो ऑफिस में प्रमोशन किसका होता है? 1 का, 2 का, 3 का, ज्यादा से ज्यादा 5 एम्प्लॉयज का। जबकि यदि हम इस इंडस्ट्री की बात करें, फ्रीलांसिंग की बात करें, तो प्रमोशन किसका होता है? यदि हमारे पास, यदि इस इंडस्ट्री में 100 लोग हैं, 100 लोग वेबसाइट बना रहे हैं, तो प्रमोशन किसका होने वाला है? उन 100 का। उनमें से 5 का नहीं, सभी का, जो आगे सीखता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। जबकि ऑफिस में काम करने में ऐसा नहीं है, 100 में से 5 लोगों का प्रमोशन होता है। तो एक ग्रोथ ओरिएंटेड इंडस्ट्री है जिसमें हम चाहे जितना ग्रोथ कर सकते हैं। हम कौन कौन सी वेबसाइट बना सकते हैं? न्यूज वेबसाइट, पर्सनल वेबसाइट किसी पर्सन के लिए, अपने लिए, ब्लॉगिंग वेबसाइट जिसे हम ब्लॉग बोलते हैं। ब्लॉग बनाकर भी लोग लाखों में और डॉलर्स में अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक रात में ये सब होने वाला है नहीं, प्रैक्टिस से ये सब होने वाला है। इंफॉर्मेशनल वेबसाइट यानी प्रोफेशनल वेबसाइट जिसे हम बोलते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट, एक मिनट, ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट की तरह। LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, यानी हम ये जो सीख रहे हैं उसको LMS में डालकर लोगों को सिखा सकते हैं। लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं। ठीक है, यानी इतने टाइप की, और इसके अलावा किसी भी तरह की हम वेबसाइट बना सकते हैं यदि हम वेबसाइट डिजाइनिंग सीखते हैं, तो वेबसाइट बनाना सीखते हैं। तो वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है, हम बात करते हैं कि हम वेबसाइट कैसे बना सकते हैं और किस क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट होने वाली है। सबसे पहले हमें वेबसाइट का गोल सेट करना होगा। ठीक है, जिस तरह से हम अपने गोल सेट करते हैं, बिना गोल सेट किए हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरह से यदि हम अपनी वेबसाइट का गोल सेट नहीं करते तो हमारी वेबसाइट कंप्लीट नहीं हो पाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, मान लो हम किसी क्लाइंट के लिए, हमारे पास क्लाइंट आ जाता है, हम क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्लाइंट से उसका गोल सेट करवाना होगा कि वो किस तरह की वेबसाइट चाहता है। यदि हम उससे पूछेंगे ही नहीं, सेट ही नहीं करवाएंगे कि वो चाहता क्या है, तो हम कुछ भी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो हमें पहले सेट करना पड़ेगा कि हमें शॉपिंग वेबसाइट बनानी है। ठीक है, हमें प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी है, किस तरीके की हमें वेबसाइट बनानी है। ठीक है, इसके अलावा हमें सेट कराना पड़ेगा कि इस वेबसाइट के थ्रू सामने वाला क्या चाहता है, अपना क्या पर्पज सिद्ध करना चाहता है
इस वेबसाइट डिजाइनिंग को सीख कर। जैसे कुछ पर्पज हो सकते हैं, ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट कर सकता है कि आप तुम्हारा क्लाइंट चाहता है कि मैं ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट हुआ मेरी, या फिर कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, यानी शॉपिंग वेबसाइट क्रिएट करना चाहता है कि यूजर हमारी वेबसाइट पर आए और प्रोडक्ट को परचेज करें, या फिर अपने लिए कोई ब्रांड बनाना चाहता है क्लाइंट, लोगों की मदद करना चाहता है, या इंगेजमेंट चाहता है कि लोग हमारी वेबसाइट पे आएं और हमसे इंगेज हों, हमारे मैटर को पढ़ें, लोगों को हेल्प मिले जो भी हम उसमें लिख रहे हैं, या फिर अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करना चाहता है। तो ये सारे गोल सेट करने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। उसी बेस पर हम सेट करेंगे कि हमें किस तरीके की वेबसाइट बनानी है। तो ये हमने सबसे पहली स्टेप क्या हुई, अपने क्लाइंट से। अब हम अपने क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप तुम्हें समझना है कि हम किस तरीके से वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं। ये हमारा गोल सेट हो गया, आगे चलते हैं। उसके बाद हमें क्लाइंट से कंटेंट लेना है। ठीक है, कंटेंट लेना है मतलब क्लाइंट अपनी वेबसाइट में क्या लिखवाना चाहता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हम मकान बनाते हैं, कोई हमने घर बनाया, कोई शॉप बनाई, कुछ भी बनाई, हम मकान का एग्जांपल लेते हैं कि हमने मकान बनाया। ठीक है, तो मकान बनाने से पहले हम उसका एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे, नक्शा बनाएंगे कि हमें बेडरूम बनाना है, ड्राइंग रूम बनाना है, किचन बनानी है, कितने रूम होने चाहिए, कितने बड़े रूम होने चाहिए, बाथरूम होना चाहिए, एक बाथरूम चाहिए, 2 बाथरूम चाहिए, रूम में चाहिए कि रूम से बाहर चाहिए, कहाँ पर चाहिए, किस पोजीशन पे हमें क्या चाहिए, ड्राइंग रूम कहाँ पर चाहिए, बेडरूम कहाँ पर होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए। ये सारी चीजें सेट करते हैं मकान बनाने से पहले। उसी तरीके से जब हम मकान बना रहे हैं, ईंट पत्थर मिट्टी का, तो हम इतना सारा कुछ चेंज कर रहे हैं, इतना सारा कुछ लिख रहे हैं, नक्शा बना रहे हैं। ठीक है, सब कुछ ड्रॉ कर रहे हैं बनाने से पहले। तो यहाँ तो हम अपनी लाइफ बना रहे हैं और अपने क्लाइंट की लाइफ बना रहे हैं। उसके क्लाइंट, अपने क्लाइंट को उसका गोल तय करवाने में हम उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ तो हमें ये सारी चीजें चाहिए ही चाहिए कि हमारी वेबसाइट पर कौन कौन से पेज होने चाहिए, उन पेजों में हमें क्या लिखना है, फॉर्म कितने होने चाहिए, कॉन्टेक्ट फॉर्म होना चाहिए कि फीडबैक फॉर्म होना चाहिए, या गूगल होना चाहिए, उसमें गूगल मैप होना चाहिए। प्रोडक्ट, अगर हम शॉपिंग वेबसाइट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट कौन कौन से होने चाहिए, उन प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स, ये सारी चीजें हम इसमें एक कंटेंट के रूप में तैयार करवानी है अपने क्लाइंट से, जिसकी हम वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इमेजेज, हमें इमेजेज चाहिए, उसके लिए लोगो चाहिए, और लोगो हमें क्रिएट करवाना है, इमेज क्रिएट करवानी है कि हमें इमेज गूगल से ना लेकर हम इमेज, ऐसी इमेजेज को लें जो हमारी खुद की है, और हम चाहें तो कैनवा से इमेज बना भी सकते हैं, या फिर इंटरनेट से इमेजेस परचेज भी कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट पर फ्री इमेजेस अवेलेबल हैं बिना कॉपीराइट के, हम उनको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं ये भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये हमने क्लाइंट का कंटेंट तैयार करवा लिया, सारा कंटेंट हमने ले लिया, गोल सेट करवा लिया। अब हमें प्लेटफॉर्म चूज करना है कि हमें किस प्लेटफॉर्म पर वेबसाइट क्रिएट करनी है। ठीक है, प्लेटफॉर्म हमने डिटेल में बात करी थी कि हमें कौन सा प्लेटफॉर्म चाहिए वर्डप्रेस के बारे में। तो यहाँ पर हम इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद, अच्छा यहाँ तक क्लियर है ना, या मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ? अगर क्लियर है तो चैट में डालेंगे CLR, क्लियर।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ और पीछे से सब साफ होता चला जा रहा है। चलो ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर है तो। ठीक है, ये गोल सेट हो गया, कंटेंट सेट हो गया, प्लेटफॉर्म सेट हो गया, ये सारी चीजें हमने सेट कर ली। सेट करने के बाद हम क्लाइंट के लिए लाखों का बिजनेस जनरेट करने वाले हैं। ठीक है, फ्री में हो जाएगा क्या? नहीं, क्लाइंट से का थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। ठीक है, यदि हम किसी चाय की दुकान भी लगाते हैं तो कम से कम हमारा कितना खर्चा होने वाला है चाय की दुकान में? हमने छोटी से छोटा काम लिया है, चाय की दुकान लगाइए, तो कितना खर्चा होने वाला है? चैट में डालेंगे एक बार, चाय की दुकान में कितना खर्चा होने वाला है, या हम कह लें कि कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है। एक बार ये चैट में डालेंगे। 3,000 रुपए, और चाय की दुकान में कितना खर्चा होने वाला है। ठीक है, चलो 3,000 रुपए का है तो हम मान लेते हैं 5,000, 7,000, चलो हम राउंड फिगर में ले लेते हैं 5,000 रुपए। हमारा 5,000 रुपए का खर्चा होने वाला है चाय की दुकान में। ठीक है, तो जब चाय की दुकान में होगा तो यहाँ तो हम लाखों का बिजनेस जनरेट करके देने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट क्लाइंट को करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें सामने वाले से, क्लाइंट से डोमेन नेम सर्च करवाना है, डोमेन नेम लेना है। अब ये डोमेन नेम क्या होता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। हमारा नाम है, सबका नाम है, उसी तरह से यदि किसी के पास शॉप है, कोई चाय की दुकान भी लगा रहा है तो उस चाय की दुकान का भी नाम होगा। ठीक है, क्लियर है? तो उसी तरीके से हमारे बिजनेस का भी नाम होने वाला है। सेम उसी तरीके से इंटरनेट पर हम बिजनेस करने जा रहे हैं, तो इंटरनेट की दुनिया में हमारा अलग नाम होने वाला है। ठीक है, जैसे मेरा नाम है मोहित, ठीक है, मेरे घर का एड्रेस है, उसी तरह से इंटरनेट की दुनिया में भी हमारा कोई नाम होने वाला है यदि हम इंटरनेट से बिजनेस करने जा रहे हैं, और वो भी लाखों का बिजनेस करने जा रहे हैं। तो हमें तो नाम तो लेना ही पड़ेगा, नाम रखना ही पड़ेगा। यदि हम नाम नहीं रखेंगे तो क्या होगा? कोई तुम्हें कैसे बुलाएगा बिना नाम के? मान लो मुझे तुम्हें बुलाना है, या मैं तुम लोगों को बुलाना चाहूँ तो किस तरीके से बुलाऊंगा? तुम्हारे नाम से बुलाऊंगा। ठीक है, बिना नाम के पॉसिबल ही नहीं है मैं तुम्हें बुला सकूं। मुझे तुम्हारे एड्रेस पर पहुंचना है, तुम्हारे घर पहुंचना है, तुम्हारी शॉप है कोई, तुम्हारी कोई कंपनी है, कंपनी पर पहुंचना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तुम्हारी कंपनी का एड्रेस चाहिए, उस एड्रेस के थ्रू मैं तुम्हारी कंपनी पर पहुंच सकता हूँ। उसी तरीके से मैं इंटरनेट से बिजनेस कर रहा हूँ, तो इंटरनेट से बिजनेस करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि तुम लोग मेरे बिजनेस पर पहुंच जाओ। मुझे तुम लोगों को अपना नाम बताना होगा। ठीक है, अब आप सब लोगों ने सबको नाम बताया कि ये नाम से सब लोग तुम्हारे बिजनेस पर पहुंच सकते हैं और तुम्हें लाखों का प्रॉफिट दिलवा सकते हैं। आगे चलते हैं हम। ठीक है, जैसे मैंने एक डोमेन नेम यहाँ पे लिखा हुआ है supportothers.org। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। ये supportothers.org, www का मतलब है कि ये इंटरनेट पर है। सपोर्ट अदर्स ये मेरा नाम है। ठीक है, जैसे मेरा नाम है मोहित, तो ये सपोर्ट अदर्स मेरा नाम है। .org ये मेरा TLD है। TLD यानी टॉप लेवल डोमेन्स। ठीक है, टॉप लेवल डोमेन्स के बारे में हम बात करते हैं। अब हमें यदि डोमेन नेम चूज करना है तो अब हमें इंटरनेट पर सर्च करना है कि डोमेन नेम मैं कौन सा ले सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं अपना नाम अगर बात करूं
तो मैंने ले लिया मोहित, ठीक है। मेरे नाम का और बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन मेरा सरनेम के मोहित अरोड़ा, मोहित कुमार अरोड़ा, शायद कोई भी ना हो, ठीक है। उसी तरीके से सपोर्ट अदर्स मेरा इंटरनेट की दुनिया में बिजनेस का नाम है। इस नाम के बहुत हो सकते हैं, लेकिन ये इसका सरनेम .org, सपोर्ट अदर्स .org, इस नाम का कोई भी इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं हो सकता, क्योंकि ये नाम मैंने रख लिया है, ये मेरे बिजनेस का नाम है, ठीक है। क्लियर होगा कि यहाँ पर नाम किस तरीके से चूज किए जाते हैं, ठीक है। ये .org सरनेम नहीं कहलाता, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में बताया, ये कहलाता है TLD, टॉप लेवल डोमेन्स, ठीक है। हमें नाम किस तरीके से चूज करने हैं और किन किन मिस्टेक्स को नहीं करना। सबसे पहले तो हमारे डोमेन नेम में कोई भी वर्ड के साथ साथ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे बीच में नंबर लिख दिया है मैंने 12, या फिर यहाँ पे लास्ट में नंबर लिख दिया है 12, ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमारा जो क्लाइंट है, उस क्लाइंट का हमें इंटरनेट पर नाम रखना है, लेकिन इस नाम को हम अपने लिए लेके चलते हैं कि हमने ये नाम चूज किया, सपोर्ट 12 अदर्स या सपोर्ट अदर्स 12, ठीक है। तो होने क्या वाला है, कोई भी यूजर जिसको भी हम बताएंगे वो इसको याद रखेगा ही नहीं। ये 12 13 14 कंफ्यूज हो जाएगा और भूल जाएगा क्या था। 12 13 14 हो सकता है सपोर्ट अदर्स याद रह जाए, ठीक है, लेकिन 12 13 14 ऐसा कुछ भी याद नहीं रहने वाला है। उसी तरीके से हमें ऐसा कोई सिंबल नहीं रखना है, क्योंकि याद नहीं रहने वाला है। हम ईमेल आईडी बनाते समय क्या करते हैं, इन सब चीजों को फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन ये ईमेल आईडी नहीं है, तुम्हारा लाखों का बिजनेस है, ठीक है, जो हमें लोगों को याद कराना है। तो इसलिए इनको फॉलो करना पड़ेगा, ये नंबर, ये नंबर, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल, चाहे @ हो, चाहे हैश हो या डैश हो, कुछ भी हो, हमें कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है। हमें सीधा सिंपल नाम लेना है। अच्छा, जैसे ये सपोर्ट अदर्स हो गया, अरोड़ा कंप्यूटर हो गया, मोहित कुमार अरोड़ा हो गया, हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। इनमें भी हमें क्या रूल्स फॉलो करने हैं, जिनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम सिंगुलर प्लूरल की बात करें, एक वचन बहुवचन की, सपोर्ट अदर और दूसरा वर्ड है सपोर्ट अदर्स, क्या याद रहने वाला है? सपोर्ट अदर यानी सिंगुलर या प्लूरल। सिंगुलर याद रहने वाला है तो लिखेंगे S, और प्लूरल याद रहने वाला है यानी सपोर्ट अदर्स, बहुवचन में याद रहने वाला है तो लिखेंगे P। एक वचन में याद रहने वाला है सिंगुलर तो S, बहुवचन में याद रहने वाला है तो प्लूरल P। क्या याद रहने वाला है हमें? हम अपनी बात कर रहे हैं, हम दूसरों की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल P। हमें सपोर्ट अदर्स याद रहने वाला है, सपोर्ट अदर याद नहीं रहने वाला, ठीक है। तो इससे भी हमें बचना है, हमें बहुवचन में लेना है। अब ऐसा नहीं कि बहुवचन में लेना है सबके पीछे S लगा दो, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। तो सपोर्ट अदर की जगह पर हम प्रायोरिटी देंगे सपोर्ट अदर्स। क्यों देंगे, इसका भी रीजन देख लेते हैं। सपोर्ट अदर्स किसी ने ले रखी है और हमने सपोर्ट अदर ले ली, और हमने अपनी वेबसाइट बताई किसी को सपोर्ट अदर, ठीक है। सामने वाले को याद रहेगा सपोर्ट अदर्स, और वो हमारी वेबसाइट पे नहीं जाके दूसरे की वेबसाइट पे चला जाएगा। इस रीजन से हमें सपोर्ट अदर्स यानी बहुवचन पर देखना है। और यदि इंटरनेट पर सपोर्ट अदर पहले किसी ने ले रखी है अदर्स, तो हमें सपोर्ट अदर बिल्कुल भी नहीं लेनी। आगे चलते हैं, क्या क्या चीज को ध्यान में रखना है हमें। डोमेन नेम हम अपने बिजनेस के ब्रांड के लिए यूज में ले रहे हैं, यानी हमने अभी पर्पस सेट किया है, या तो हम अपना ब्रांड बनाएंगे या हम अपने बिजनेस का ब्रांड बनाएंगे, ठीक है। तो ये सोचकर हमें लॉन्ग टर्म के लिए डोमेन नेम परचेज करना है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कि हाँ 1 साल के लिए हमें चलाना है, ऐसा नहीं है। हम लॉन्ग टर्म बिजनेस करने वाले हैं अपने एक ही डोमेन नेम से।
ठीक है, तो जब हम लॉन्ग टर्म बिजनेस करने वाले हैं तो हमें डोमेन नेम भी अच्छे से सर्च करके सेलेक्ट करना है। ठीक है, हम डोमेन नेम से रेवेन्यू जनरेट करने वाले हैं, इनकम जनरेट करने वाले हैं, इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। हमें डोमेन नेम कैसे लेने हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है। हम अपने नाम का डोमेन नेम ले सकते हैं। ठीक है, हम अपने बिजनेस के नाम का डोमेन नेम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है मोहित कुमार अरोड़ा .neelpatel.com। ठीक है, नील पटेल कौन है, गूगल पे सर्च करना। ठीक है, टॉप फेमस ब्लॉगर। आगे चलते हैं, हम अपने बिजनेस के नेम का डोमेन नेम ले सकते हैं, जैसे शीतलindustries.in, anokabrain.com, यानी बिजनेस के नाम के अकॉर्डिंग। आगे हम अपने नीशे के नाम के अकॉर्डिंग डोमेन नेम ले सकते हैं। डोमेन नेम नीशे मतलब हम क्या काम करते हैं, हमारा क्या बिजनेस है। ठीक है, जैसे हम डिजिटल मार्केटर हैं तो हमने लिया digitalmarketer.com। ठीक है, हम वॉल्व सीट बनाते हैं तो हमने ले लिया valveseat.com। ठीक है, .com .in के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा हम अपना नाम और कीवर्ड का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे digitalnidhi.com। ठीक है, इसके अलावा शीतल, ये तो हमने अपना नाम ले लिया, और valveseat.com। ठीक है, यानी हमने अपना नीशे यानी प्रोडक्ट और अपना नाम दोनों को मिला दिया। इस तरह से हम डोमेन नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम TLD की बात कर रहे थे, तो हम TLD कोई सा भी चूज कर सकते हैं, .org, .edu, .gov, .com, .net, .in, .jp, .co, .in, कोई सा भी TLD हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, इनके अलावा भी मार्केट में काफी सारे TLDs हैं जिनको हम ले सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें अपना डोमेन नेम सर्च करना है। ठीक है, उसके बाद मार्केट इंटरनेट पर सर्च करना है कि ये डोमेन नेम इंटरनेट पर अवेलेबल है भी या नहीं। ठीक है, जिस अब हम आगे सर्च करके देखेंगे। अब हम आगे बात करते हैं, डोमेन नेम के साथ साथ हमें होस्टिंग भी लेनी होती है। होस्टिंग किस लिए, हमने फ्रिज खरीद लिया, सामान खरीद लिया, अब उस सामान को फ्रिज को हम कहाँ पर रखने वाले हैं, हमें घर लेना है। ठीक है, तो हम घर सेलेक्ट कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं होस्टिंग। हमें इंटरनेट की फाइल्स को कहाँ पर रखना है, ये कहलाती है हमारी होस्टिंग। आगे चलते हैं, होस्टिंग कौन कौन सी होती है और हमें कौन सी होस्टिंग परचेज करनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले होस्टिंग होती है फ्री वेब होस्टिंग। फ्री वेब होस्टिंग मतलब जो हमें फ्री में मिलती है, जो हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी है। चाहे सामने वाला फ्री होस्टिंग के साथ साथ 1000 रुपये दे रहा हो तो भी नहीं लेनी है। ठीक है, क्यों नहीं लेनी है, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत करके अपना घर बनाया है, अपनी फाइलें कलेक्ट की हैं, अपनी डाटा कलेक्ट किया है, हम वेबसाइट बनाई है, हमने बड़ी मेहनत से बनाई है, और फ्री के चक्कर में, कुछ रुपए बचाने के चक्कर में हम उस फ्री होस्टिंग में चले गए। ठीक है, केवल कुछ रुपए बचाने के लिए। और होने क्या वाला है, जब हमारी वेबसाइट में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है, छोटी सी भी यदि प्रॉब्लम आती है तो ये फ्री होस्टिंग वाले हमारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाले। ठीक है, क्लियर है। और जब हेल्प नहीं करेंगे तो हमें फिर दोबारा से किसी दूसरी पेड होस्टिंग में जाना पड़ेगा, तो हमारा कितना नुकसान होगा, टाइम वेस्ट होगा और मनी भी वेस्ट होगी। ठीक है, अब मनी कैसे वेस्ट हो रही है, हमने तो फ्री में ली थी पहले। अब यहाँ पर मनी का क्या हो गया कि जो मनी वेस्ट हो रही है, हम इसको समझते हैं। हमारी फ्री वेब होस्टिंग पर हमने 1 महीने फ्री वेब होस्टिंग पर चलाई, 2 महीने चलाई, हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आया, लोगों को हमारी वेबसाइट के बारे में पता चला। ठीक है, पता चलने के बाद क्या होगा, जब हम इसे पेड में जाएंगे तो कुछ टाइम के लिए हमारी वेब होस्टिंग का जो ट्रैफिक है वो बंद हो जाएगा। हो सकता है इस बीच हमारा कोई कस्टमर छूट जाए, तो इसलिए हमें कुछ रुपए नहीं बचाने। और दूसरी बात, हमारी फाइलें
हमने इतनी मेहनत करी है, दोबारा से मेहनत करेंगे उन फाइलों को कलेक्ट करने में, दूसरी होस्टिंग में ले जाने में। तो हमें फ्री वेब होस्टिंग पर बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि हमें कोई सी भी थोड़ी सी भी हेल्प नहीं मिलने वाली। आगे चलते हैं, शेयर्ड वेब होस्टिंग। ठीक है, शेयर्ड वेब होस्टिंग में हमारा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होता है। हम शेयर्ड वेब होस्टिंग को इस तरीके से बोल सकते हैं कि हमने एक रूम लिया और उस रूम में हम 2-3 जने रह रहे हैं। ठीक है, एक रूम में 3-4 जने रह रहे हैं, तो ये होती है शेयर्ड वेब होस्टिंग। ठीक है, क्लियर है, एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि ये शेयर्ड वेब होस्टिंग क्या होती है। ठीक है, अब एक रूम में 2-3 जने रह रहे हैं, तो हमारी फाइलें यानी हमारा सामान चोरी हो जाएगा क्या? नहीं, सबको अलग अलग अलमारी मिली हुई है, सबकी अलग अलग लॉक मिले हुए हैं, अपनी लॉक में अपनी अलमारी में फाइलों को रख सकते हैं, डाटा चोरी नहीं होने वाला, लेकिन थोड़ी सी स्पीड स्लो होने वाली है। ठीक है, स्टार्टिंग के लिए हम शेयर वेब होस्टिंग पे जा सकते हैं, हम न्यू हैं, हम अपने लिए वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, तो हम जा सकते हैं। ठीक है, यदि हमारा क्लाइंट स्टार्टिंग में जा रहा है, तो हम उसे शेयर वेब होस्टिंग की एडवाइस दे सकते हैं। लेकिन यदि बजट है हमारे क्लाइंट के पास, हमारा क्लाइंट कोई बड़ी कंपनी है, तो हमें शेयर वेब होस्टिंग की एडवाइस नहीं देनी है, और ना हमें, यदि हमारे पास बजट है तो ना हमें जाना है शेयर वेब होस्टिंग पर। ठीक है, आगे चलते हैं, वीपीएस होस्टिंग। वीपीएस होस्टिंग यानी हम इसे ये कह सकते हैं कि एक हॉस्टल है, उस हॉस्टल में हम अकेले एक रूम में रह रहे हैं। ठीक है, पहले तो हम एक रूम में 4-5-3 जने रह रहे थे, अब हम एक रूम में एक जना रह रहा है। ठीक है, और हॉस्टल में अगर 50 रूम है तो 49 रूम्स होंगे किसी के, हमें तो अपने एक रूम से मतलब है, हम अपने रूम में लॉक लगा के जाएंगे, हमारी फाइलों को सेफ रहेंगी हमारी, इससे हमारी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, ये यदि हमारे पास, हमारे क्लाइंट के पास बजट है तो। आगे चलते हैं, डेडिकेटेड सर्वर। पूरा का पूरा घर हमने किराए पर ले लिया है। ठीक है, ये उनके लिए है जो उससे भी ज्यादा बजट वाली कंपनीज है, जिनका डाटा काफी सारा है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है, रिलायंस, जियो, एयरटेल, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनका अपना अलग सर्वर है। अब हम फेसबुक को एक रूम दे दें तो फेसबुक का क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला। तो फेसबुक के लिए तो पूरा का पूरा घर चाहिए, पूरा हॉस्टल चाहिए। ठीक है, तो ये होता है डेडिकेटेड सर्वर। आई थिंक एग्जांपल से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग होती है, जिस तरीके से हम इसे एग्जांपल से समझते हैं, मान लो कुछ देर के लिए हमारी वेबसाइट स्टॉप हो जाती है, हमारा सर्वर काम करना बंद कर देता है। ठीक है, और हमारा डाटा क्लाउड पर भी है। ठीक है, तो क्लाउड पर यदि हमारा डाटा है तो हमारी वेबसाइट बंद नहीं होगी। ठीक है, जैसे हम अगर लोकल एग्जांपल से समझें तो गूगल ड्राइव। ठीक है, हमारे लैपटॉप में हमारी फाइल है और एक हमारे गूगल ड्राइव में हमारी फाइल है। ठीक है, ये क्लाउड का एग्जांपल है गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव से क्या होने वाला है? हम अपनी फाइल को कहीं भी ओपन कर सकते हैं, हमें लैपटॉप कैरी करने की जरूरत नहीं है। हमने दूसरे का लैपटॉप लिया, अपनी फाइल को ओपन की, वर्क की और सेव कर दी। ठीक है, ये होता है क्लाउड होस्टिंग। रीसेलर होस्टिंग। रीसेलर होस्टिंग यानी हमने एक घर किराए पे ले लिया, एक रूम किराए पर ले लिया, कुछ भी किराए पर ले लिया, और हम अब सर्च कर रहे हैं पार्टनर की। हमने एक रूम मान लो किराए पे ले लिया, हम चाह रहे हैं कि हमारे साथ एक पार्टनर और आ जाए, मेरे रूम में रह ले। मैंने घर किराए पे ले लिया, अब मैं चाह रहा हूँ उस घर में 4 रूम है, एक रूम में मैं रह रहा हूँ और 3 रूम में मेरे पार्टनर और आके रह जाए। तो ये होती है रीसेलर होस्टिंग, यानी हमने होस्टिंग परचेज की, अब हम उसमें अपनी फाइलों को, उसमें दूसरों को भी जगह दे रहे हैं। ठीक है, ये हमें ये भी बहुत कम करना है। ठीक है, यदि बजट नहीं है तो हम जा सकते हैं, ठीक है, शेयर पे और इस पे रीसेलर पे, और बजट है तो हमें ये होस्टिंग आगे
फॉरवर्ड करनी है। तो इस तरीके से हम होस्टिंग चूज कर सकते हैं, और किसके लिए, किस क्लाइंट के लिए हमें कौन सी होस्टिंग चूज करनी है ये भी हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये डोमेन, होस्टिंग, वेब डिजाइनर क्या होता है, डेवलपर क्या होता है, ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी आई थिंक। ठीक है, यहाँ तक अगर सारा डाटा क्लियर है, जो कुछ भी बताया है, तो एक बार हैंड रेज करेंगे जिससे मैं समझ सकूं कि हाँ, यहाँ तक जो भी आज हमने पढ़ा है, जो कुछ भी किया है, वो सब अच्छी तरह से समझ में आ गया। यहाँ तक सब चीज क्लियर है, तो हम डे 2 कल करने वाले हैं, जिसमें हम होस्टिंग और डोमेन नेम को सर्च करेंगे अपने लिए, अपने क्लाइंट के लिए। ठीक है, और उसमें वर्डप्रेस जो हमने बात करी थी सॉफ्टवेयर की, कि हम वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, उस वर्डप्रेस को इन डोमेन से और होस्टिंग से कैसे ऐड करना है, ये सब चीजें हम कल सीखेंगे डे 2 में। ठीक है, आई थिंक सब चीज समझ में आई है, तो हम नेक्स्ट मिलते हैं कल फिक्स 7 बजे। ठीक है।